हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम मैथमेटिक्स की क्लासेस को व्यूअर्स देख रहे हैं और हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को देखा है। और व्यूअर्स हमने देखा कि हम यूजली उन पॉलिनोमियल्स को इजीली हल कर सकते हैं जिनकी डिग्री 2 तक होती है, ये जो मोस्टली जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। लेकिन व्यूअर्स समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपके पास पॉलिनोमियल्स या इवन 3 डिग्री से ऊपर के पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं तो फिर उनका अगर हमने सोल्यूशन निकालना हो तो उसके लिए हम व्यूअर्स क्या करेंगे। तो व्यूअर्स आज हम बेसिकली देखेंगे कि हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स को कैसे हल किया जाता है और उसका एक मेथड सिंथेटिक डिवीजन होता है, उसको हम देखेंगे। और अगर आज टाइम रहा तो हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को भी देख पाएंगे। तो व्यूअर्स इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको व्यूअर्स आप अपने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। थैंक यू फॉर दैट मैटर। और आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक के मामलात को हल करते आए हैं जिसकी मैक्सिमम जो डिग्री होती है वो 2 होती है, या इसी फॉर्म की हमने जब एप्लीकेशंस की थी तो वो कुछ इस फॉर्म में अगर आ रही हैं, गोया कि वो बेसिकली 2:1 की फॉर्म में आ रही हैं, तो ऐसे तमाम पॉलिनोमियल्स को हमने हल करने का तरीका ढूंढ लिया था। किसी को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था और किसी को हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से किया था। बहरहाल हमने उनको हल कर लिया था। लेकिन अगर 2 से ऊपर की, यानी कि क्यूब की फॉर्म में आ रही हैं, अगर 4 है, 5 है, 6 है, 7, इससे अबव जितनी भी हमारे पॉलिनोमियल्स आएंगे उनको कैसे हल किया जाए, तो व्यूअर्स उसको हम देखते हैं। व्यूअर्स कोई भी फंक्शन अगर, तो व्यूअर्स ये मैं एक पॉलिनोमियल बना रहा हूँ, p फॉर पॉलिनोमियल, x उसके वेरिएबल्स हैं और उसमें a इज़ द कोफिशिएंट, x इज़ द वेरिएबल। फिर एक और आपको बताता हूँ हमने क्या करना है, फिर एक और अगर हम n से स्टार्ट करें, n कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 7 जो भी पॉलिनोमियल होगा, सपोज वो n है तो इधर भी सपोज वो n है। तो अब हम चूँकि कम की तरफ जाते हैं, यानी कि जिस तरह आपने देखा हो ax² + bx + c, तो 2 के बाद हम 1 पे जा रहे हैं और इस तरह हम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो जगह होगी n-1 होगी a की, और x की भी n-1 होगी, a की n-2 होगी तो x की भी n-2 होगी, और सो ऑन जितने भी नंबर्स हों यहाँ तक के हम पहुँचेंगे। ax अगेन मैं लिखूँगा और ये मेरे पास आ जाएगा कम होता होता 1, और ये भी 1, और फिर ये मेरे पास आ जाएगा 0 और ये मेरे पास आ जाएगा 0। चूँकि हम एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 को 1 लिखते हैं तो हम बेशक इस x को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पॉलिनोमियल एक बन गया। तो व्यूअर्स इसमें x मेरे वेरिएबल्स हैं, n मेरे नॉन नेगेटिव, यानी कि ये नॉन नेगेटिव होंगे, यानी कि -1, -2, -3 नहीं हो सकते। नॉन नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स हैं, और a जितने भी हैं मेरे कोफिशिएंट्स हैं, और ये मेरे रियल नंबर भी हो सकते हैं और ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, दोनों नंबर हो सकते हैं। an कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, गोया कि आप यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते। अगर 0 लगाएंगे तो ये टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, लिहाजा an कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस सारी को हम एक पॉलिनोमियल, इस सब को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। और अगर इसी पॉलिनोमियल के आगे हम 0 के बराबर लग रहे हैं तो फिर ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। ये तो अभी तक हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल्स को किस तरह हम देख सकते हैं। अब बेसिकली हमने आना टुवर्ड्स द सॉल्यूशन कि ऐसे पॉलिनोमियल्स के हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। व्यूअर्स अगर हम अपने पुरानी क्लासेस को रिकॉल करें और उसमें हम ये देखें कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास f(x) होता था, कोई भी, मतलब मिसाल के तौर पे सपोज मैं कहता हूँ ये ax² + bx + c ही था, फंक्शन है कोई और, इसमें x हमारा वेरिएबल लगा है, तो उसमें हमने देखा था द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज 0। सो दीज रूट्स आर व्हाट, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। ये x की वो वैल्यूज़ थी जिनके लिए फंक्शन हमारा 0 के बराबर। बिल्कुल अगर आपको याद होगा मुसाहिब पर हमारे पास 2x की वैल्यूज़ निकलती थी, x1 x2 निकलती थी। तो इसका मतलब है कि मैं जब इसको फंक्शन में रखूँगा तो x -1 = 0 रखूँगा और x -2 = 0 रखूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि
एफ एक्स उस इसका मतलब है कि एफ एक्स 0 के बराबर, तो अब अगर मैंने इसके अंदर फंक्शन लगाया है तो मेरी ये इक्वेशन करेक्ट होती है। जो भी वैल्यूज़ आपकी किसी भी एक्स की निकलती थी हमारे पॉलिनोमियल्स में, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर होती थी। तो इट मीन्स कि इस केस में भी अगर हम इसको जनरलाइज करें, या इसको अगर हम इस तरह जनरलाइज कर लें कि बजाय इस तरह मैं रूट लेने के, अगर मैं कहता हूँ कि ये रूट्स में आर ले लूँ, तो फिर एफ आर जो मेरा होगा वो बराबर होगा 0 के। क्यों 0 के बराबर होगा? चूँकि आर जो है वो रूट है एफ एक्स का। व्यूअर्स, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो तो उसके जो रूट्स होंगे यानी आर, यानी कि पी आर, वो हमारे पॉली फंक्शन के 0 के बराबर होंगे। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस आर बेसिकली जीरोस ऑफ फंक्शन एफ एक्स। इस फंक्शन जब हम करेंगे तो उसके वो 0 के बराबर होंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको शो भी करा के देख लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इक्वेशन इसलिए है कि ये 0 के बराबर है। अब हम इसमें इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसके रूट्स भी निकाल के देख लेते हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए हम इसको फैक्टर्स निकाल के अगर देख लें तो ये होता है, आपको पता है एक्स स्क्वायर, हमें दो कोई भी ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 5 आ जाए। तो वो ये दो नंबर्स हैं। ओके, तो इसको जब मैं करता हूँ एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3 और प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम ये करते आए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं मैं आपको बता रहा। इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि एक्स प्लस 2 एक दफ़ा 0 के बराबर हो गया और एक दफ़ा एक्स प्लस 3 0 के बराबर हो गया। एक्स इक्वल टू -2 आ गया और एक्स इक्वल टू माइनस, ये इसके दो रूट्स हैं। अब ये इसके अगर दो रूट्स हैं तो मैंने ये कहा कि पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, सपोज अब ये रूट्स -2 -3 मेरे आर के हो गए, तो ये दो रूट्स जो हैं वो आपके फंक्शन के 0 के बराबर होंगे। इसका मतलब कि अगर इनको मैं इसमें पुट करके देखूँ, ई को मैं -2 लूँ, आगे करूँ -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 और प्लस 6 4 -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने यही बात की कि जो भी ये 3 का भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं, 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जो भी रूट्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, वो बेसिकली उसके फंक्शन के 0 के, क्योंकि फंक्शन कर दिया ना हमने, फंक्शन बना दिया इसको कि इसको हल फंक्शन होता है, हल कैसे करना है। तो इसके जो भी रूट्स होंगे वो फंक्शन उस फंक्शन के 0 के बराबर होंगे। तो फिर हम इसको कह सकते हैं द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशंस आर जीरोस ऑफ फंक्शंस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमने जो एग्जांपल की उसमें हमने ये देख लिया कि हम सेकंड डिग्री इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, हमने उसके फैक्टर्स निकाले हैं, सब कुछ कर लिया। अब हम उसको जनरलाइज करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये आ गई आपके रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में हम जब पढ़ेंगे तो जनरलाइज टर्म को हमें पहले देखना पड़ेगा। सो हम कहते हैं कि एक फैक्टर x माइनस आर है किसका? पॉलिनोमियल फंक्शन का। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसका ये एक फैक्टर है x माइनस आर। और हमें पता है कि हम जब किसी भी इक्वेशन को हल करते हैं, पॉलिनोमियल को हल करते हैं, तो सपोज जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था, तो हमने बेसिकली क्या किया कि हमने एक फैक्टर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया था। हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये एक उसका फैक्टर है, ये उसका एक फैक्टर है, गोया ये एक नया पॉलिनोमियल निकल रहा है। ये अगर हम इसमें से एक फैक्टर बाहर निकाल दें, एक फैक्टर मल्टीप्लाई ये न्यू पॉलिनोमियल, तो वो मल्टीप्लाई होकर सेम आपको पॉलिनोमियल देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, उसका अगर मैं एक फैक्टर लूँ तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई द न्यू पॉलिनोमियल। यही होना चाहिए, लेकिन जो भी नया पॉलिनोमियल निकलेगा वो उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। न्यू पॉलिनोमियल होगा, जाहिर बात है उसकी एक डिग्री कम होगी, क्योंकि एक इस x ने इसके साथ ले लिया है। इसका मतलब है कि अब ये जो भी नंबर है बेसिकली, ये जब इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा n देगा, तो इसका मतलब है कि ये जो नया पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री n-1 होगी, क्योंकि ये ऊपर 1 है। x1 मल्टीप्लाई बाई xn-1 को जब आप करेंगे 1 प्लस n-1, तो फिर ये कैंसिल होकर n दोबारा दे देगा। इट मीन्स कि
अगर मैं एक फैक्टर निकालता हूँ किसी भी पॉलिनोमियल का तो अगला जो न्यू पॉलिनोमियल होगा उसकी एक डिग्री हमेशा कम होगी। सपोज अगर ये पॉलिनोमियल मेरा था 2x6 प्लस 5x5 प्लस 3x4 प्लस 2x2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर सपोज मैं इसका फैक्टर, ये गलत भी हो सकता है, मैं जस्ट एक फैक्टर गिरता, अगर सपोज एक फैक्टर मेरा इसका x प्लस 1 है तो अगला जो मेरा होगा वो बेसिकली ये 5 आ रहा होगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स कि अगर आप एक फैक्टर निकाल लेते हैं तो जो न्यू पॉलिनोमियल साथ मल्टीप्लाई हो रहा दैट शुड बी 1 डिग्री लेस। इसी बात को थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं और इसके लिए कुछ नोटेशंस हम बना लेते हैं तो हमें बात की मज़ीद समझ में आ। सपोज पी एक्स मेरा फिर क्या हो, हम पी एक्स को क्या कह सकते हैं, डिविडेंड। एक्स को हम कहते हैं डिवाइज़र कि जिस पर उसने मल्टीप्लाई डिवाइड होना है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो मेरा होगा डिविडेंड है, जो मेन मेरा पॉलिनोमियल है और फिर वो डिवाइड हो रहा है डी एक्स के साथ, उसका एक कोशेंट निकलेगा। कोशेंट क्या होता है, जो आपने अगर ये किया है, सपोज ये यूँ कर लेते हैं 6, तो ये 2 आपने 3 के साथ जब किया तो तब ये इसका 0, तो ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है, ये आपका कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर के लिए आप आर एक्स लिख लें। ये 4 चीज़ें होंगी जब हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉलिनोमियल जो कि 6 यानी पी एक्स था उसको मैं डिवाइड करता हूँ उसके डिवाइज़र पे जो कि डी एक्स है, तो जवाब में मेरे पास क्या निकलेगा, एक कोशेंट निकलेगा जिसको मैं क्या कह सकता हूँ क्यू एक्स, और इसके साथ एक रिमाइंडर आएगा और वो है मेरा दिस वन। असल में तो ये रिमाइंडर पे भी ये तकसीम हो रहा होता है। असल में तो ये डिवाइज़र जो है ये बेसिकली इस पर भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम कहते हैं कि इसीलिए हम ये लिखते हैं कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चूँकि अगर आप जनरलाइज फॉर्म में देखें तो ये जो डिवाइज़र है डेफिनेटली अगर इस पर भी डिवाइड हुआ है और ये इस पर भी डिवाइड हो रहा है, नेचुरली सी बात है दोनों पर डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये फिर 0 के बराबर नहीं, क्योंकि ये अगर 0 होगा तो फिर रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा, लिहाजा ये आपका यहाँ पर डी एक्स 0 के बराबर। तो यूजली हम डी एक्स नहीं नीचे लिखते, प्लस आर एक्स ही लिख देते हैं। ओके व्यूअर्स, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है और हम कहते हैं कि इसका जो डिवाइज़र है दैट इज़ x माइनस 1। तो जो हमने अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू मेरा 1 हो गया, तो अगर मैं इधर 1 डालता हूँ उसको चेक करने के लिए, और जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका जब क्वोशंट निकलेगा वो निकलेगा आपका x² प्लस 5x प्लस 6 निकलेगा आपका क्वोशंट। ठीक है, और इसका रिमाइंडर निकलेगा आपके पास 0। तो फिर जो चीज़ हमने जनरलाइज की थी उसके तहत कि जो पॉलिनोमियल होता है उस वो क्या होगा, मेरा क्वोशंट मल्टीप्लाई बाई माई डिवाइज़र और प्लस माई रिमाइंडर, ये मेरा होता। तो उस लिहाज से अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि क्वोशंट मेरा निकला x² प्लस 5x प्लस 6, डिवाइज़र मेरा x माइनस 1 था, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर मेरा 0 था। तो ये इक्वेशन इस तरह हम निकालते हैं और हम इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हैं। ये एक इजी मेथड और एक जनरल रूल है डिवीजन का और किसी भी पॉलिनोमियल को हल करने का। चेक करना तो इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें तो वापस इस पर आ जाएंगे। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि ये गोया हमने उस मेथड को चेक कर लिया कि ये बिल्कुल बात करेक्ट होती है। तो व्यूअर्स, हमने ये देखा कि ये बेसिकली हमारा डिवाइज़र एक x माइनस 1 है, या चूँकि 1 रूट था तो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस आर अगर जनरल टर्म लूँ। तो अगर ऐसी कोई भी फॉर्म आए कि आपका जो है फैक्टर जो है x माइनस आर हो और आपके किसी पॉलिनोमियल का, तो उसको फिर हल करने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम उसको सिंथेटिक डिवीजन से कर लें। सिंथेटिक डिवीजन से हल करना बहुत आसान होता है। ये जितनी भी आगे टर्म्स, अधिक क्यूब तक तो शायद आप कर लें, लेकिन उससे ऊपर के लिए आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अगर आपके पास क्यूब भी आ जाता है तो यू कैन ऑलवेज डू इट बाई सिंथेटिक डिवीजन। तो उसका हमेशा x माइनस आर फैक्टर, यानी x के ऊपर वैल्यू आपकी जो होगी वो 1 होगी, आपकी जो पावर होगी 1 होगी आपका, इसलिए एक फैक्टर होगा आपका। वी सपोज ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्यूब है और ये मेरा डिवाइज़र x प्लस 3, बिल्कुल वही फॉर्म है, x के ऊपर 1 है और एक r मेरा जो है वो 3 है यहाँ। तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से करने का तरीका ये होता है कि आप कोफिशिएंट्स को खाली पहले लिखें, दैट इज़ 2 फिर 9
थोड़ा फासला रखें, फिर आप 7, फिर जो भी साइन आपका माइनस के साथ होगा आपने साइन उसके साथ लगाना है। इधर जैसे सपोज -6 है तो मैं -6 के साथ इसको लिखूंगा। फिर डिवीजन के मेथड की तरह आप इसको यूँ लिख लें। और फिर मेरे पास फैक्टर क्या है, x+3। फिर हम डिवाइज़र को 0 के बराबर रख सकते हैं। हमने पहले भी अभी बात काफ़ी डिटेल से कर ली है। इसका मतलब है कि ये मेरा, हमने x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लिया। हमने कहा था कि कोई भी वैल्यू जो किसी इक्वेशन की पॉलिनोमियल की होती है वो ज़ीरोज़ ऑफ दैट फंक्शन होती है, तो इसलिए इसको मैंने बराबर रखा, -3 आ गया। तो अब इस तरह मैं रखूँगा -3। तो ये हमेशा याद रखें, द ओनली ट्रिक इज़ कि इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ आपने नीचे उतार लेना। दैट इज़ द ओनली ट्रिक इन सिंथेटिक डिवीजन। अब -3 मल्टीप्लाई बाई 2 जब आप करेंगे, सो व्हेन इट विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये हो जाएगा -6। आपने इसको इधर लिख देना। अब 9 - 6 इज़ +3। अब फिर आपने -3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू 3 इज़ -9 और +7 इज इक्वल टू -2। अब फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू -2 इज़ +6, तो अब लिखेंगे +6। तो यहाँ पर आपने एक छोटी सी लाइन का 0 इसलिए कि ये रिमाइंडर होता है, आखिरी आपका रिमाइंडर होता है, इसको आप अलग रखें। अगर अब आप देखें ये 1 2 3 4 थी, अब ये देखें ये रिमाइंडर हटा दें, 1 2 3 रहेगी, तो मीन्स अब मैंने 1 डिग्री कम कर लिया। तो फिर इसका मतलब कि इसको मैं कांस्टेंट रहने दूं, सपोज -2, और इधर ये मेरा 3x आ गया, प्लस ही है चूँकि ये, तो ये मेरा 2x² आ गया। ये मेरी 1 डिग्री इससे कम हो गई। व्यूअर्स, ये मेरा फिर क्वोशंट निकल आया, चूँकि ये वो है कि ये मेरा डिविडेंड था, ये मेरा डिवाइज़र था, और इसका जो जवाब निकला वो क्वोशंट मेरा ये निकल आया। दिस इज़ माई रिमाइंडर, दैट इज़ ऑल्सो माई 0। तो अब हम आराम से लिख सकते हैं कि फिर मेरे पॉलिनोमियल क्या होगा, वो बेसिकली मेरा क्वोशंट मल्टीप्लाई बाई माई डिवाइज़र, दैट इज़ माई x+3 और प्लस रिमाइंडर दैट इज़ 0। इसको आप 0 लिख सकते, इसको ना भी लिखें, तो ये मेरा इसका जवाब निकलता है। अब हम इसको अगर चेक करना चाहे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या अब होता क्या है कि ये तो मैंने चेक कर लिया, सिंथेटिक डिवीजन से हल हो गया। अब चूंकि हमने वैल्यूज़ निकालनी है, तो एक तो x-3 मेरी निकल आई, 3 मेरी निकलेंगे चूँकि 3 रूट्स हैं, और 2x को 3x-2 को आप स्ट्रेट वे, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल इसको आप हल करें, 2 यहाँ से रूट्स निकलेंगे, 1 रूट ये आपका है, तो आपके पास 3 रूट्स गोया आगे। ध्यान रखें कि अगर डिविडेंड की कोई टर्म मिसिंग है, सपोज यहाँ पे अगर 9x² नहीं है, यूँ लिखा उसने 2x³ + 7x-6, तो फिर आप उस जगह पे 0 लिखेंगे लाजमी, वरना आप पे लाइन का प्रॉब्लम आ जाएगा, कॉलम्स का फ़र्क आ जाएगा, तो फिर उस जगह आप उसको 0 लिखेंगे। तो आपने नंबर डिग्री के लिहाज से उसको करते चले जाना है। अगर व्यूअर्स हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिवाइड दिस बाई दिस, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या ये सिंपल डिवीजन होते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म आ गई है, 2 से ज़्यादा की है, तो यू विल गो फॉर सिंथेटिक डिवीजन बाई x-3। तो इसका मतलब कि ये आपका जो है डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है। तो आप सिंपल इसको बाई लिखेंगे बाई सॉल्विंग बाई सिंथेटिक डिवीजन, और ये x-3 कैन बी इज इक्वल टू दिस माई डिवाइज़र, दैट कैन बी इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3। और हम को अब हल करेंगे, ये देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 फिर 3 के बाद 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि एक टर्म मिसिंग है, दैट शुड बी 0, फिर मेरे पास 4 और फिर मेरे पास -7 और ये मेरा 3। तो हमने कहा था कि 1 को आप एज इट इज़ लिखेंगे, और उसके बाद 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 × 1 इज़ 3, और ये 0 + 3 इज़ 3, 3 × 3 इज़ 9, दैट बिकम्स 13, and 13 multiplied by 3 is 39, and that becomes 32। कि अगर अब हम इसको लिखें तो ये मेरा जो क्वोशंट है वो क्या बन रहा है, क्वोशंट बन रहा है, ये मेरी कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़, उल्टा बेशक चला जाए करें, ये फिर उसके बाद 3x की फॉर्म आएगी, और फिर मेरी ये 1 है तो 1x² आएगा। तो ये मेरा क्वोशंट निकल रहा है, ठीक है। तो और इसका रिमाइंडर मेरा निकल रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 32। सिंपल मसला हल हो गया। अगर मैंने पॉलिनोमियल को लिखना है तो मैं इसको x² + 3x + 13 इंटू माई डिवाइज़र, दैट इज़ x-3 + 32, यही तरीका होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, को हम
चेक कर लेंगे। अगर आपके सिंपल सिंथेटिक डिवीजन से हल करना है तो जवाब आपका निकल चुका है, आपने सिर्फ चेक करना है, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू कम बैक टू दिस। ओके, लेकिन अगर मुसातबर कहता है कि आपने वैल्यूज भी x की निकालनी है तो फिर यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस वन आल्सो। आपका हल हो गया। व्यूअर्स ये देखें, x माइनस आर की जो फॉर्म्स थी उसके लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन में अभी तक कोई इशू नहीं आया, लेकिन अब एक और हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिवाइजर x माइनस आर नहीं है बल्कि ax माइनस आर है, तो इसके अंदर कोफिशिएंट यानी कि 2x माइनस 5 आ गया, 3x माइनस 2 आ गया या प्लस 2 आ गया। तो उसका अगर कोई डिवाइजर ये हो तो फिर उसको हम कैसे करेंगे, उसमें भी कोई मसला नहीं है। हम करेंगे वही कि अगर ये सपोज मेरे पास 2x माइनस 3 है तो हम इसको अगेन 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू एज इट इज़ ही निकालेंगे हम, x इक्वल टू 3/2। तो 3/2 अब आपके इस जगह पर आ जाएगा, तो उससे आप उसको हल करेंगे। व्यू सपोज ये एक एग्जांपल है, 2x4 ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसको मैंने डिवाइड करना है, डिवाइड दिस बाय दिस, ये 4 डिग्री के मेरा पॉलिनोमियल है। अगेन ये मेरा डिवाइजर है, दैट इज इक्वल टू x प्लस 3, तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, तो 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू माइनस 3/2 आ गया। तो ये मेरे सिंथेटिक डिवीजन में आएगा। अब इसको हम, इसका मैं कोफिशिएंट लिखूंगा, फिर 11 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, माइनस 55 और फिर माइनस 60, और अब मैं इसको हल कर लूँगा और ये मेरा यहाँ पे माइनस 3/2 आएगा। 2 को मैं बिल्कुल उसी तरीके से, अब जारी बात है, इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 2 दैट गिव मी माइनस 3, सो माइनस 3 इधर आ गया। 11 में से जब मैं माइनस 3 को निकालूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। माइनस 3/2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8 करूँगा, दैट विल गिव मी माइनस 12, वो इधर आ जाएगा, दैट बिकम्स माइनस 10। और जब मैं माइनस 3/2 को माइनस 10 से करूँगा दैट विल गिव मी 15 और that will become again minus 40. So minus 3/2 into minus 40 will give me 60. So that will become 60, that is 0. तो सिंपल, अब अगेन आपने इस मसले को हल कर लिया। ये मेरी 1 डिग्री कम हो गई, ये कांस्टेंट आ गया, ये मेरी x की टर्म आ गई, x स्क्वायर की टर्म आ गई और ये मेरी क्यूब की टर्म आ गई। तो व्यूअर्स जहाँ तक सिंथेटिक डिवीजन का ताल्लुक है वहाँ तक तो डिवीजन यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। गोया 2x³ प्लस 8x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 40 और इसके साथ आप 2x प्लस 3 लिखेंगे और रिमाइंडर इसका ज़ाहिर बात है 0 है। ये मेरा, अगर आपको वो x की आगे रूट्स निकालने का कहेगा तो डेफिनेटली व्यूअर्स उसमें हम फिर आगे चलेंगे, लेकिन ये सिंथेटिक डिवीजन तक ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका डिवाइजर जो है वो अगर इस फॉर्म में आ रहा है, ये करो कि ये मेरा पॉलिनोमियल, ये मेरा डिवाइजर प्लस 2 की होल स्क्वायर, तो इसमें हम अगर एक सिंपल डिवीजन को देखें, सपोज अगर मेरे पास 12 है और मैं कहता हूँ आप इसको 6 पर डिवाइड करें, तो इसको यूँ भी अगर मैं लिख लूँ तो आप देखेंगे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं 12 को 3 पे पहले डिवाइड करूँ, ये मेरा 4 निकलेगा और 4 को फिर मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ, दैट विल बी बिकम 2। यानी पहले इस पे मैंने किया, फिर मैंने इसका जो जवाब आया उसको, जो यानी कि इसका जो क्वेश्चन आया उसको मैंने इस पे डिवाइड कर लिया, तो ये 12 डिवाइडेड बाई 6 बराबर 2 का ही होता है, बिल्कुल 2 बराबर हो गए। तो इसी तरीके से इसका मतलब है कि अगर मैं इसको x प्लस 2 और x प्लस 2 लिख लूँगा तो दोनों के जो जवाब होंगे तो व्यूअर्स ये सिंथेटिक डिवीजन तक के लिए हमारी क्लास आज कंप्लीट होती है। हम जो कि टाइम कम है तो व्यूअर्स हम जो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई होप कि आपको सिंथेटिक डिवीजन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।